Hello everyone, this is Mohit Agar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 219 अच्छे से करा दिए हैं और आज से हमें सेक्शन 220 220 के आगे वाले प्रावधान पढ़ने हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं हमारा सेक्शन 220 ऑफ द BNSS, ठीक है, जो कि चैप्टर 15 का है। अब देखिए सेक्शन 220 क्या बोलता है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा उन अपराधों का जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 में दिए गए हैं। अब सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में कौन सा अपराध दिया गया है, अब एक बार हम ओपन कर लेते हैं सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और फिर इसके साइड में नोट डाउन भी कर लेंगे कि सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में कौन सा अपराध है। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। हाँ, तो जो सेक्शन 85 है ना भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, पति किसी पत्नी का, किसी महिला का पति या किसी महिला के पति के रिश्तेदार उस महिला को क्रूएलिटी, ठीक है, उस महिला को बर्बरता के साथ रखते हैं, उसके साथ पेश आते हैं, तो ये ऑफेंस बनेगा। जो हमारा सेक्शन पहले 498 कैपिटल आईपीसी का था ना, जो महिला के साथ मार पिटाई होती थी, फिजिकल या मेंटल क्रूएलिटी होती थी, मतलब तो वो कंप्लेंट करा रही थी अपने इन लॉज के खिलाफ या अपने हस्बैंड के खिलाफ, तो उसका प्रोसिक्यूशन सेक्शन 220 BNSS के तहत चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 220 ऑफ BNSS की बॉडी, वो बताता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। बोल रहा है कोई भी अदालत कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है, किस अपराध का, जो कि सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता के तहत पनिशेबल उसका। एक्सेप्शन क्या है, ले लेगा संज्ञान कैसे, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। ओनली पुलिस रिपोर्ट पर ही लेगा, ओनली पुलिस रिपोर्ट पर ही संज्ञान लेगा कोर्ट, ठीक है, ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्रूएल्टी महिला के साथ हुई है नहीं हुई है, और फिर पुलिस रिपोर्ट अपना चार्जशीट, ठीक है, कोर्ट में सबमिट करेंगे। सेक्शन 193 के तहत अब हमारी चार्जशीट जमा होती है ना, पहले जो सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत हमारी चार्जशीट जमा होती थी कोर्ट में, अब वो हमारा सेक्शन 193 हो चुका है, ठीक है, वो हमारा सेक्शन 193 BNSS हो चुका है। तो अब क्या कह रहा है, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट ही जमा होगी, ठीक है, अगर किसी महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है क्रूएलिटी वाला, अगर वो कंप्लेंट करना चाहती है तो कंप्लेंट नहीं कर सकती मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, और संज्ञान कैसे लेंगे, बस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर लेंगे। अब देखिए अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब पुलिस रिपोर्ट आएगी उन तथ्यों की जो तथ्य क्या बनाते हैं, गठन करते हैं इनका, इस ऑफेंस का, ठीक है। अब देखिए और अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और बाय हर फादर मदर ब्रदर सिस्टर और बाय हर फादर और मदर्स ब्रदर और सिस्टर और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। तो अब बता दिया है कि पुलिस रिपोर्ट पे, तो जनरल रूल बता दिया कि भाई पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट संज्ञान ले लेगी, पर कोर्ट संज्ञान ले भी सकती है और कैसे, और अपॉन अ कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट पर भी संज्ञान ले सकती है कोर्ट, मेड बाय द पर्सन, और वो कौन व्यक्ति कंप्लेंट मेड करेगा, जिसके विरुद्ध क्रूएलिटी हुई है वो, ठीक है, बाय द पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस, ठीक है, जो पर्सन अग्रीव्ड है, जो महिला अग्रीव्ड है जिसके साथ क्रूएलिटी हुई है, ठीक है, उसके पति ने किया है या पति के रिलेटिव्स ने किया है, और बाय फादर या उस महिला का पिताजी कर देंगे, ठीक है, कंप्लेंट, मदर उस महिला की मदर कर देगी कंप्लेंट, ब्रदर कर देगा, सिस्टर कर देगी, हर फादर कर देंगे, ठीक है, बाय हर फादर्स और ब्रदर और मदर्स ब्रदर, या कोई जो महिला अग्रीव्ड है जिसके साथ क्रूएलिटी कर रहा है उसका हस्बैंड, उस महिला के या तो पापा के भाई कर देंगे या फिर उस महिला के मम्मी के भाई कर देंगे, ठीक है, कंप्लेंट, और सिस्टर या फिर उस महिला की बहन कर देगी जो अग्रीव्ड है जिसका पति उसके साथ क्रूएलिटी करता है। और देखिए विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अब और आगे और भी व्यक्ति कर सकते हैं, पर उन व्यक्तियों को अब कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। अब लीव ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब है, बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। अब वो महिला जिसके साथ क्रूएलिटी हो रही है, सेक्शन 83 का 85 भारतीय न्याय संहिता का अपराध उसका पति या उसके पति के रिलेटिव उसके साथ कर रहे हैं, तो अब वो महिला कंप्लेंट खुद नहीं कर रही, तो लीव ऑफ द कोर्ट लेके कौन कर देगा, जो वो व्यक्ति जो उसके साथ ब्लड से, खून से जुड़ा हुआ है, मैरिज के रिश्तों से जुड़ा हुआ है, या फिर अडोप्शन, ठीक है, अडोप्शन के रिश्तों से जुड़ा हुआ है, वो कर देगा, ठीक है।
तो ये था हमारा सेक्शन 220 ऑफ द बी एन डबल एस। तो आप इसके साइड में लिख लीजिए सेक्शन 85 बी एन एस, और सेक्शन 85 के साथ में आप लिख लीजिए सेक्शन 220 बी एन डबल एस। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि सेक्शन 85 के सामने साइड में हम लिख लेंगे, ठीक है, बी एन एस में कि 220 बी एन डबल एस। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 220 में प्रोसिक्यूशन दिया गया है क्रुएल्टी वाले केस का, जो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव एक महिला को सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी करते हैं। ठीक है, और वो सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी को क्यों कर रहे हैं, वो कुछ डिमांड मांग रहे हैं उससे, कुछ कुछ डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड भाई डाउरी भी हो सकती है, कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है। अगर महिला अब उनको वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही है तो महिला को वो पीट रहे हैं, उनको उसके साथ बर्बरता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 220 बी एन डबल एस का। हम पढ़ेंगे सेक्शन 221 221 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब संज्ञान लिया जाएगा अपराधों का। देखिए कैसे, सेक्शन 221 की बॉडी, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता वेयर द पर्सन्स आर इन मैरिटल रिलेशनशिप। तो बताया गया है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, और कौन से अपराध का, जो अपराध सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता में अपराध है ना, उसका कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। क्यों? वेयर द पर्सन्स आर इन मैरिटल रिलेशनशिप, क्योंकि जो पर्सन्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो मैरिटल रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मतलब वो शादीशुदा जीवन में। अब देखिए एक्सेप्ट, पर एक्सेप्शन है, संज्ञान ले लिया जाएगा अपॉन प्राइमा फेसी satisfaction of the facts which constitute the offense upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband। तो अब संज्ञान ले लिया जाएगा, और संज्ञान कैसे लिया जाएगा, जब जो वाइफ है, जिसके पति ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, और वाइफ अब कंप्लेंट करती है, और वाइफ कोर्ट को संतुष्ट कर देती है प्राइमा फेसा एविडेंसेस से कि ये अपराध जज साहब हुआ है, और हमारी वो दिखा देती है कि जुडिशियल सेपरेशन मैंने ली हुई थी, या जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 10 में हमने नहीं भी ली हुई थी, जब भी मेरे पति ने क्या किया, मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये अपराध बनता है कौन सा, सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता का। तो जनरल रूल तो बता रखा है हमारे सेक्शन 221 ने कि कोई भी कोर्ट वैसे तो संज्ञान नहीं लेगा, इन वाले अपराधों का जो सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता वाला है, क्योंकि एक हस्बैंड ने या फिर एक वाइफ ने मिलकर, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, और क्यों किया है, जब उसकी वाइफ उससे दूर रह रही थी। ठीक है, उससे दूर रह रही थी, मतलब वो साथ नहीं रह रहे थे, वो कोहैबिट नहीं कर रहे थे साथ में, अब वो दूर रह रहे थे, इधर बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज। ठीक है, या तो कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने, मैट्रिमोनियल कोर्ट ने, ठीक है, उनको वाइफ को डिक्री दी हुई थी कि भाई यस यू कैन लिव सेपरेटली। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री इधर फैमिली कोर्ट ने दी थी, या फिर अदरवाइज वो वाइफ वैसे रहती विदाउट एनी डिग्री, और फिर भी उसके हस्बैंड ने अब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया। ठीक है, और वो उस महिला की कंसेंट नहीं थी ना, तो विल थी, तो ये रेप तो नहीं बन पाएगा, पर सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बन जाता है कि भाई जब आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है, आपको वो आपके साथ कोहैबिट नहीं करना चाहती, कोहैबिट का मतलब होता है यही सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो आपको भी, जो उस वाइफ का हस्बैंड है, वही नहीं कर सकते उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अगर करोगे तो सेक्शन 67 में पनिशमेंट मिलेगी। और अगर वाइफ ने, ठीक है, जिसके प्रति सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके हस्बैंड ने किया, अगर वो संज्ञान, मतलब वो कंप्लेंट कर देती है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, पर कैसे लेंगे, जो वाइफ है उसको संतुष्ट करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब को कि सर प्राइमा फेसी देखिए, प्रथम दृष्टया से देख के देखिए, मैं सारे एविडेंसेस अपने पड़ोसी वड़ोसों के लेके आई हूँ, इनकी बातें आप सुन लीजिए, मेरी गवाही, 2-4 प्रिलिमिनरी गवाही आप मेरी ले लीजिए, और आप संज्ञान लीजिए। तो जज साहब लेंगे 100% संज्ञान। ठीक है, तो सेक्शन 221 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यही कहता है। तो हम सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता को एक बार ओपन कर लेते हैं, और उसके सामने सेक्शन 221 लिख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन हम खोल लेते हैं, सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता का ओपन कर लेते हैं, और उसके सामने हम सेक्शन 221 बी एन डबल एस लिख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, सेक्शन 221 बी एन एस। ठीक है, इसमें और लिख लेते हैं प्रोसिक्यूशन सेक्शन 67 भारतीय न्याय संहिता का प्रोसिक्यूशन चलता है सेक्शन 221 बी एन डबल एस के तहत। ठीक है, प्रोसीजर लॉ 221 है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 221 ऑफ द बी एन डबल एस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 222 ऑफ द बी एन डबल एस, जो कि बताता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। अब डिफेमेशन, जो बदनामी उदनामी करी है एक व्यक्ति ने किसी की, ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की इज्जत उछाली है,
बिना किसी बात पे, बस इंटेंशन रखते हो कि इस व्यक्ति की बदनामी करनी है, इस व्यक्ति को मतलब इस व्यक्ति की इमेज ऐसी डाउन करनी है कि इस व्यक्ति को सब शक भरी नजरों से देखे। मतलब एक व्यक्ति इंटेंशन के साथ डिफेम कर रहा है एक दूसरे व्यक्ति को। तो अब सेक्शन 222 में प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन है कि भाई डिफेमेशन की प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगी। तो हमारे भारतीय न्याय संहिता में प्रोसिक्यूशन वाले अपराध कौन से चैप्टर में दिए हुए हैं, एक बार वो भी साइड में इसमें लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकिंग करना। अगर लिंकिंग करना सीख जाएंगे तो पेपर में लिखने में आसानी होगी मेंस में भाई, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का देख रहा हूं मैं सेक्शन कौन सा है। हाँ, चैप्टर 19 हमारा BNSS में प्रोसिक्यूशन का दिया हुआ है। चैप्टर 19 हमारा BNS में प्रोसिक्यूशन का है और डिफेमेशन का अपराध बताते हैं। और सेक्शन बताते हैं हमारे 356। ठीक है, चैप्टर 9 में जो सेक्शन 356 है ना, वही हमारा डिफेमेशन का अपराध बताता है। ठीक है, सेक्शन 356। अब सेक्शन 356 क्या साइड में आप लिख लीजिए सेक्शन 222, ये प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन कैसे चलेगा। तो 356 आप BNSS में खोलिए और उसके सामने आप लिख लीजिए सेक्शन 222 BNSS। ठीक है, सेक्शन 222 BNSS। ठीक है, तो इसमें प्रोसिक्यूशन लिख लीजिए आप, प्रोसिक्यूशन लिख लीजिए ताकि आप बाद में डिफेमेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 356 में तो डिफेमेशन सब्सटेंटिव लॉ में दी गई है, किसी ने किसी की बदनामी की तो सेक्शन 356 के तहत सजा मिलेगी। और प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा, सेक्शन 222 के तहत प्रोसिक्यूशन चलेगा डिफेमेशन का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 222। ठीक है, सब सेक्शन 1 बताता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 356 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जनरल रूल बता रखा है कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा उस अपराध का जो कि सेक्शन 356 डिफेमेशन है भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, बोले सेक्शन 356 में क्या बता रखा है, डिफेमेशन बता रखा है कि कोई व्यक्ति किसी की बदनामी करता है तो जनरल रूल बता रहा है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा इस चीज का। पर एक्सेप्ट, पर कब ले लेगा कोर्ट संज्ञान, अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस। अब क्या होगा, अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस, एक व्यक्ति कंप्लेंट करेगा और वही व्यक्ति कंप्लेंट करेगा जो अग्रीव्ड है, जिसकी डिफेमेशन की गई है। ठीक है, अगर मान के चलो मेरी कोई डिफेमेशन करता है और मेरे डिफेमेशन मेरे को कैसे लगेगा मेरी डिफेमेशन हुई है, जो सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एसेंशियल्स है, इंग्रेडिएंट्स है, उसमें मेरा केस फॉल कर जाएगा तो भाई मेरी डिफेमेशन हुई है और मैं अब सीधा सीधा ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट डाल दूंगा और तभी कोर्ट संज्ञान लेगा। मतलब एग्रीड पर्सन जिसकी बदनामी हुई है, जिसकी डिफेमेशन हुई है, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की गई है, ठीक है, या कमिट हो गई, उसकी रेपुटेशन हार्म कर दी गई है या अटेम्प्ट भी हुआ है, तो वो व्यक्ति एग्रीड व्यक्ति जिसकी डिफेमेशन हुई वो कंप्लेंट करेगा। और कंप्लेंट कहां करेगा, मैजिस्ट्रेट साहब को करेगा। ठीक है, अब देखिए ये था सेक्शन 222 का सब सेक्शन 1। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइड एट वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, तो बताया गया है जहां डिफेमेशन, ठीक है, डिफेम एक चाइल्ड एक बच्चे को किया गया है, और इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या डिफेम एक अनसाउंड माइंड एक पागल दिमाग के व्यक्ति को किया गया है, और इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम डिफेम किया गया है जिसमें कुछ खामियां है, डिसेबिलिटी है। ठीक है, शुरुआत से ही बाय बर्थ। और देखिए और इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, या फिर एक व्यक्ति बहुत बीमार है या वो बहुत कमजोर है, मतलब हेल्थ वाइज, ठीक है, और वो कंप्लेंट मेड करने में अनेबल है, अक्षम है, ठीक है, वो कंप्लेंट दरख्वास्त एक चाइल्ड, एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति, सिकनेस और इन्फर्मिटी से गुजरने वाला व्यक्ति, वो कंप्लेंट मेड करने में मतलब अनेबल है, वो मतलब कंप्लेंट मेड नहीं कर सकते खुद के ओन इनिशिएटिव से। फिर देखिए और इज अ वुमेन, या फिर एक व्यक्ति महिला है और वो महिला को बदनाम किया गया, डिफेम किया गया है, तो यही कह रहा है और इज अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स, और वो महिला जो लोकल कस्टम्स और मैनर्स में क्या करती है, ought not to be compelled to appear in public, उस महिला को मतलब विवश नहीं कर सकते कि वो जनता जनार्दन के बीच में, मतलब वो पर्दानशीन लेडी है। ठीक है, पर्दानशीन लेडी है जिसकी बदनामी हुई है। अब देखिए some other person may with the leave of the court may make a complaint on his और हर बिहाफ, तो अब कोई और व्यक्ति, अब सम अदर पर्सन, अब कोई और व्यक्ति इन व्यक्तियों के बिहाफ में, चाइल्ड के बिहाफ में, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बिहाफ में, इस पर्दानशीन लेडी वुमेन के बिहाफ में जिनकी डिफेमेशन हुई है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के बिहाफ में
सिकनेस और इन्फर्मिटी से एक व्यक्ति जो जूझ रहा है उसके बिहाफ पे कोई और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, में उसकी डिस्क्रिप्शन उस दूसरे व्यक्ति की वो कंप्लेंट मेड करे ना करे, पर हम मान के चलते करेगा, क्या करेगा, विद द लीव ऑफ द कोर्ट। पर उस दूसरे व्यक्ति को जब डिफेमेशन की वो कंप्लेंट कर रहा है किसके बिहाफ पे, एक चाइल्ड के बिहाफ पे, एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बिहाफ पे, तो वो परमिशन लेगा पहले कोर्ट की, सर डिफेमेशन हुई है उस चाइल्ड की, अब वो चाइल्ड अनेबल है, वो अपनी कंप्लेंट दरख्वास्त मेड नहीं कर सकता आपके सामने, तो आप मेरे को इजाजत दे दीजिए ताकि मैं कंप्लेंट मेड कर सकूं। तो जज साहब उसको इजाजत दे देंगे तभी तभी वो कंप्लेंट मेड करेगा, ठीक है, मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, ठीक है। या तो फिर वो व्यक्ति जो अदर पर्सन है उसने लीव ऑफ द कोर्ट ले लिया है, कोर्ट की अदालत की इजाजत ले ली है, तभी वो कंप्लेंट मेड करेगा उन व्यक्तियों के बिहाफ में जो अनसाउंड है, चाइल्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, सिकनेस और इन्फर्मिटी से गुजर रहे हैं, या फिर वुमेन है जो पर्दानशीन लेडी है जो अपनी लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स के तहत वो पब्लिक में कम्युनिटी में बाहर नहीं आ सकती, ठीक है, मतलब पर्दानशीन लेडी। तो अब व्यक्ति क्या कर देगा, वो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर देगा डिफेमेशन की, ठीक है, क्रिमिनल कंप्लेंट होगी है, ठीक है। तो आप साइड में लिख भी सकते हैं प्रोवाइजो के साइड में, क्रिमिनल कंप्लेंट होगी है, क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता, आप यह लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 222 का सबसेक्शन 2, ठीक है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इज संहिता, कह रहा है सब कुछ भूल जाओ इस संहिता में जो लिखा हुआ है, BNSS की संहिता में कुछ भी लिखा हुआ है जो। व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 356 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जब कोई अपराध जो फॉल कर रहा है, अब जो अपराध जो फॉल कर रहा है सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता में, उसके बारे में बता रखा है, डिफेमेशन का अपराध, ठीक है, बताइए, इज alleged to have been committed against a person who at the time of such commission, तो बताया गया है कि 356 भारतीय न्याय संहिता डिफेमेशन का अपराध एक उस व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है, मतलब बदनामी किस व्यक्ति की हुई है, हु एट द टाइम, जो व्यक्ति, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन, जो व्यक्ति जिस टाइम उसकी बदनामी है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ सच कमीशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जिस टाइम बदनामी हुई है, डिफेमेशन हुई है एक व्यक्ति की, वो उस टाइम राष्ट्रपति है भारतवर्ष का, इंडिया का। अब देखिए, ठीक है, और क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर उपराष्ट्रपति है वो इंडिया का, मतलब एक व्यक्ति ने, एक ऑफेंडर ने बदनामी करी राष्ट्रपति साहब जो भारतवर्ष के हैं, या एक व्यक्ति ने बदनामी करी जो उपराष्ट्रपति साहब जो भारतवर्ष के, इंडिया के हैं। तो अब क्या होगा, देखिए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एक व्यक्ति ने बदनामी करी, डिफेमेशन किया राज्यपाल जो कि राज्य के होते हैं, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, अब एडमिनिस्ट्रेटर है कोई व्यक्ति, ठीक है, जिस टाइम उनकी बदनामी हुई है, और किसके, केंद्र शासित प्रदेश के, ठीक है। और अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, या फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो मिनिस्ट्री मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, उनकी बदनामी हुई है। और देखिए, और ऑफ अ स्टेट, या फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री है, मतलब राज्य के मिनिस्टर है, ठीक है, राज्य मंत्री है। और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, या फिर वो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री हैं, देखिए। और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, या फिर कोई और अन्य सरकारी कर्मचारी है जो कि कार्यरत है, ठीक है, यूनियन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके उनके अंतर्गत, ठीक है, और ऑफ द स्टेट, या फिर राज्य के अंतर्गत, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट। और डिफेमेशन बस क्या 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 कर हुई है, उस इन राष्ट्रपति साहब के, उपराष्ट्रपति साहब के, राज्यपाल के, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन एंड द स्टेट के, या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो स्टेट या यूनियन में है, उनके कंडक्ट, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार के बारे में किसी ने कुछ कहा है और उनकी फिर डिफेमेशन हुई है। अब देखिए, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, और चाल चलन, और उनके चाल चलन के बारे में किसी ने उनको डिफेम किया है, और वो जो कंडक्ट वो कर रहे थे, वो अपने दायित्व को पब्लिक फंक्शन, जनता जनार्दन के लिए फंक्शंस को पूरा करते हुए कर रहे थे। अब देखिए, अ कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, तो अब सीधा का सीधा बता दिया है कि कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायाधीश ही क्या करेंगे, संज्ञान लेंगे इन वाले अपराधों का। मतलब सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता तो लग रहा है, पर किसी प्राइवेट व्यक्ति की बदनामी नहीं हुई है, बदनामी हुई है किसकी, हायर डिग्निटरीज की। अब हायर डिग्निटरीज कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ओके, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब ये हायर डिग्निटरीज आ जाते हैं, इनकी बदनामी हुई है, और ऑफिशियल दायित्व, ये पब्लिक फंक्शंस के लिए कुछ दायित्व निभा रहे थे, उसके तहत किसी ने बदनामी की इनकी। तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेंगे इन अपराधों का। अब हायर डिग्निटरीज की अगर बदनामी हुई है, डिफेमेशन हुई है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ही संज्ञान लेगा इस अपराध में, ठीक है। तो आप साइड में लिख लीजिए,
कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस, ठीक है। अब देखिए विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, और अब कोर्ट ऑफ सेशन ने संज्ञान ले लिया तो अब केस को कमिट करने की क्या जरूरत है भाई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास डिफेमेशन की कंप्लेंट जाती तो वो कमिट करते, सीधा सीधा आप कंप्लेंट फाइल कर दो किसके पास, सीधा सीधा किसके पास कर दो, कोर्ट ऑफ सेशन के पास कर दो। अब देखिए अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रीकॉशन फेवरेट वाला। अब हायर डिग्निटरीज की अगर बदनामी होती है तो ऑब्वियसली हायर डिग्निटरीज को तो राइट मिलती है, वो तो कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। पर अब उनके उनके तहत कानून ने, लेजिस्लेचर ने बता दिया भाई उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं है, उनको तो ये पता भी नहीं है कि उनकी किसने बदनामी की है। पर अब कंप्लेंट कौन करेगा, अब हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई है, डिफेमेशन हुई है, ठीक है, तो कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, ठीक है, और वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नहीं एपीपी नहीं पीपी, क्या करेगा कंप्लेंट, वो भी लिखित में, कहां फाइल करेगा, कहां देगा, कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। सीधा सीधा सेक्शन 210 जिसमें कोग्निजेंस की बात हुई है हमारे BNSS में, ठीक है, सेक्शन 210 जिसमें सीधी सीधी कोग्निजेंस की बात हुई है, तो उसके साइड में आप सीधा सीधा सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 लिख सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस लेते हैं, ठीक है, कोग्निजेंस लेते हैं ऑन डिफेमेशन केसेस, ठीक है, डिफेमेशन केसेस, इफ विक्टिम इज हायर डिग्निटरी, ठीक है, हायर डिग्निटरी, ठीक है। अब आप सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 के साथ में आप सेक्शन 210 लिख लीजिए कि 210 तो भाई एक्सेप्शन, 210 में जो एक्सेप्शन दी गई थी ना, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय दिस संहिता, तो वो एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड क्या है, अब बताया गया था वैसे तो भाई नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कोग्निजेंस, ओनली एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास शैल टेक कोग्निजेंस, ठीक है, मे टेक कोग्निजेंस, ये लिखा गया था हमारे 210 में। कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सप्रेसली बार कर दिया था 210 ने कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि संज्ञान वगैरह लेना भाई छोटे छोटे कार्य होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के पास बड़े बड़े कार्य हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनके पास बहुत ही हाई लेवल के हीनियस केसेस होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास छोटे छोटे कुछ केसेस हैं। तो अब यही है इसमें, अब सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 में यह बता दिया एक्सप्रेसली, कहां बता दी संहिता में, ये कोर्ट ऑफ सेशन भी संज्ञान ले सकता है, पर हायर डिग्निटरीज की अगर बदनामी हुई है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट दरख्वास्त लिखित में राइटिंग में, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल की है, तो ही कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेगा हायर डिग्निटरीज के बारे में जो कंप्लेंट फाइल की है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कि हायर डिग्निटरीज की किसी व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने बदनामी की है, और बदनामी भी क्यों की है, जब हायर डिग्निटरीज अपने पब्लिक फंक्शंस को क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे, तो कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले लेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 222 का सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 3, एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल सेट फॉर द फैक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस एलिज्ड, तो हर जो कंप्लेंट दरख्वास्त जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जो हर एक दरख्वास्त जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब किसको देंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में देंगे, तो हर एक दरख्वास्त में फैक्ट्स क्या होंगे, विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस एलिज्ड, तो जो फैक्ट्स दर्शाए जाएंगे कि क्या अपराध एलिज्ड हुआ है, मतलब कौन सा अपराध बना है। अब अपराध तो भाई डिफेमेशन का बना है, पर फैक्ट्स बताए जाएंगे कि कैसे कैसे डिफेमेशन हुई है, वो फैक्ट्स बताए जाएंगे। अब देखिए द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, अब श्रेणी बताई जाएगी कि भाई किस श्रेणी तक की डिफेमेशन की गई है, ठीक है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड, और अब उतने पर्टिकुलर्स भी बताए जाएंगे जो कि कारणवश रीजनेबली सफिशिएंट है, संतोषजनक है, कि वो नोटिस दे दे अक्यूज के कि हाँ भाई तूने उस टाइम पे और तूने उस मौके पे हायर डिग्निटरीज की बदनामी की थी, मतलब पूरा का पूरा कंप्लेंट में ब्यौरा होना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो कंप्लेंट फाइल करेंगे कि भाई अक्यूज को नोटिस मिल जाए कि हाँ तूने उस दिन और उस समय इतने पब्लिक के सामने तूने ये कहा था हायर डिग्निटरीज के बारे में, उनकी बदनामी की थी, तो यह ब्यौरा होना चाहिए। अब देखिए ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, ठीक है, तो सबसेक्शन 3 यही कह रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कंप्लेंट डालेंगे तो वो सेट फोर्थ, वो सारे के सारे तथ्य बताएंगे जो भी अपराध का गठन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अलेज्ड है, जो कि हुआ है, ठीक है। द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, भाई श्रेणी बताएंगे कि श्रेणी का अपराध हुआ है, 356 में कौन सी श्रेणी की डिफेमेशन हुई है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स, और अन्य कोई पर्टिकुलर्स है ना, तो वो भी उस कंप्लेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब लिखेंगे, उन फैक्ट्स को लिखेंगे जो कि सफिशिएंट, जो कि कारणवश संतोषजनक नोटिस दे दे अक्यूज को
कि उसने जो अपराध किया है, कि उसी ने वो अपराध किया है, उसको पता लग जाए कि हाँ भाई मैंने उस दिन मैं वहां खड़ा था और मैंने दो चार बातें बोल दी थी, उसी के बिहाफ पे ये कंप्लेंट आई है, तो मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में बस यही बता रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट्स में जो फैक्ट लिखेंगे ना कि हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई है, तो कंप्लेंट में जो फैक्ट लिखे जाएंगे तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब बिल्कुल साफ साफ और अच्छे तरीके से लिखे देंगे, ताकि अक्यूज को पता लग जाए कि भाई तूने कब और कैसे और क्या कहकर तूने हायर डिग्निटरीज की बदनामी की थी। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 222 का सबसेक्शन 3। हम पढ़ेंगे 222 का सबसेक्शन 4। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कोई भी कंप्लेंट जो सबसेक्शन 2 में है ना, शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंशन। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूं ही एक दरख्वास्त कोर्ट ऑफ सेशन में जमा नहीं कर देगा, यूं ही एक कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में जमा नहीं कर देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो सैंक्शन लेगा, मंजूरी लेगा किसकी? अगर हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में देना चाहता है, तो पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे ही कोर्ट ऑफ सेशन में मंजूरी मतलब वो कंप्लेंट डिफेमेशन मतलब एक कंप्लेंट दायर नहीं कर देगा। वो क्या करेगा? वो मंजूरी लेगा। किसकी मंजूरी लेगा? वो प्रीवियस सेंशन लेगा। किसकी? ए, देखिए सबसेक्शन 4 का क्लोज ए, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की मंजूरी लेगा। सब हेड 1, ठीक है, सब हेड 1 देखिए, इन द केस ऑफ द पर्सन हु इज और हैज बीन द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और अ मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट। राज्य सरकार की पब्लिक प्रोसिक्यूटर परमिशन लेगा, सैंक्शन लेगा, मंजूरी लेगा अगर कि वो व्यक्ति, वो हायर डिग्निटरीज, वो राज्यपाल था या राज्यपाल है एक राज्य का, ठीक है, या वो व्यक्ति कभी मिनिस्टर था उस राज्य का या फिर मिनिस्टर है उस राज्य का। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत लेगा। ठीक है, सब एट 2 ऑफ क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 222 इन द केस ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अगर पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक सर्वेंट की, ठीक है, डिफेमेशन हुई है और पब्लिक सर्वेंट राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो अब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य सरकार की सैंक्शन लेगा और फिर ही कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में मेड करेगा डिफेमेशन के विषय पर। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 का क्लोज ए। अब सबसेक्शन 4 का क्लोज बी, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। अगर आप और भी अन्य कोई केस है, अब अन्य केस कौन से रह गए भाई? राष्ट्रपति की बदनामी हुई है, उपराष्ट्रपति की बदनामी हुई है, ठीक है, राज्यपाल की बदनामी हुई है, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन की बदनामी हुई है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी की बदनामी हुई है, डिफेमेशन हुई है, तो अब केंद्र सरकार की परमिशन लेगा, सैंक्शन लेगा, मंजूरी लेगा कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तभी कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट वो दायर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 222। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2। तो कोई भी अदालत, तो कोई भी सत्र न्यायाधीश, कोई भी सत्र न्यायाधीश कोग्निजेंस नहीं लेगा। शैल है, मैंडेटरी है, लेजिस्लेचर ने बिल्कुल मैंडेटरी दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, संज्ञान नहीं लेगा उस अपराध का जो कि सबसेक्शन 2 में अपराध बनता हुआ दिख रहा है कि हायर डिग्निटरी की बदनामी हुई है। ठीक है, अनलेस, पर अब एक्सेप्शन के आगे ले लेगा। कैसे ले लेगा कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान? द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑफेंस इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी यही दे दिया कि हायर डिग्निटरीज की अगर एक व्यक्ति ने बदनामी की है, डिफेमेशन की है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस दिन से ऑफेंडर ने बदनामी की है ना, राष्ट्रपति साहब की, उपराष्ट्रपति साहब की, राज्यपाल की, XYZ की, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 6 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में, तभी कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले पाएगा। अगर 6 महीने 1 दिन भी हो गया ना और कोई भी लिमिटेशन एक्ट में कोई भी क्या नहीं मिली, एक्सक्लूजन और एक्सेप्शन नहीं मिली, तो टाइम नहीं बढ़ा, तो 6 महीने में ही अगर 1 दिन भी हुआ, 6 महीने 1 दिन भी हो रहा, कंप्लेंट फिर कोर्ट ऑफ सेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फाइल करी तो कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ठीक है, तो सबसेक्शन 5 में इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हो मेरे को दिख रहे हैं प्री में, ये तो पहले भी था सीआरपीसी में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, एक कंप्लेंट मेड करनी है कोर्ट ऑफ सेशन में, और वो कंप्लेंट में क्या है कि भाई राष्ट्रपति साहब की या उपराष्ट्रपति साहब की या गवर्नर की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी की बदनामी हुई है, डिफेमेशन हुई है, और वो डिफेमेशन मतलब अपराध बन रही है सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता का। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस दिन से बदनामी हुई है ना, जिस दिन से मतलब पता लगा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बदनामी हुई है, उस दिन से 6 महीने के अंदर विद इन 6 months वो कंप्लेंट फाइल कर देगा, वो कंप्लेंट फाइल कर देगा। अगर एक्सक्लूजन लग गई कि जैसे सैंक्शन लेने में भाई टाइम लग गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो वो उसको एक्सक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसको एड ऑन मिल जाएगा 6 months में। तो यह होता है, ठीक है, भर भर के मेरे को
प्री में इससे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसेक्शन 5 222 को अच्छे से मार्क कर लीजिए, इसमें विद इन 6 मंथ है ना, इसका पीरियड को मार्क कर लीजिए। अब देखिए सबसेक्शन 6, nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offense is alleged to have been committed to make a complaint। तो बताया गया कि सबसेक्शन 6 में यह बताया गया कि सेविंग क्लोज है, भूल जाओ। क्या भूल जाओ? कह रहा है ये पीपी साहब कंप्लेंट कर रहे हैं, हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई तो कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो कह रहा है भूल जाओ, अगर जो हायर डिग्निटरी जिसकी बदनामी हुई है ना वो भी कंप्लेंट मेड कर सकता है। इस सेक्शन का कुछ भी उनको नहीं बचाएगा, मतलब उनको रोकेगा नहीं कि वो कंप्लेंट मेड नहीं कर सकते। मतलब ये कह रखा है कि अगर मान के चलो कोई राष्ट्रपति साहब है भारत के, किसी व्यक्ति ने उनकी बदनामी की, भाई राष्ट्रपति साहब ऑब्वियसली कंप्लेंट मेड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो विक्टिम बने हैं। ठीक है, तो यही हमारा सबसेक्शन 6 कह रहा है। नथिंग से स्टार्ट होता है, सेविंग क्लोज है। क्या सेव कर रहा है? क्या सेव कर रहा है? हायर डिग्निटरीज की कंप्लेंट मेकिंग पावर को सेव कर रहा है कि भाई जो हायर डिग्निटरीज की एक व्यक्ति ने बदनामी की है तो वो भी कंप्लेंट मेड कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, कोई भी रोकेगा नहीं। तो यही पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 6। देखिए दोबारा से, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट, तो कोई भी कुछ भी इस सेक्शन का, इस प्रावधान का, सेक्शन 222 का क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा किस अधिकार को? द ऑफ द पर्सन, एक व्यक्ति के अधिकार को, अगेंस्ट होम द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, ठीक है। To make a complaint in respect of that offense before a magistrate having jurisdiction of or the power of such magistrate to take cognizance of an offense upon such complaint। तो अब जो हायर डिग्निटरी है, ठीक है, वो अगर कंप्लेंट मेड करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, कुछ भी सेक्शन 222 का नहीं रोकेगा उसको, पीपी वगैरह कुछ भी नहीं रोकेगा। अगर हायर डिग्निटरी कंप्लेंट करना चाहता है तो हायर डिग्निटरी को अब कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाना पड़ेगा कंप्लेंट लेके, सीधा वो कहां जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। लेकिन अगर एनी प्राइवेट पर्सन की बदनामी हुई तो वो भी मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा अपनी कंप्लेंट लेकर। ठीक है, तो सबसेक्शन 6 में हमें प्राइवेट पर्सन के भी रूल्स दिख जाते हैं कि प्राइवेट पर्सन को भी अगर कंप्लेंट डिफेमेशन की मेड करनी है तो ऑब्वियसली वो कहां जाएगा? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही वो क्रिमिनल कंप्लेंट डालेगा अंडर सेक्शन 356 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 6। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 6। तो आप इसमें लिख लीजिए, सबसेक्शन 6 के साइड में लिख लीजिए हायर डिग्निटरी, ठीक है, और स्लैश डाल के लिख लीजिए प्राइवेट पर्सन कैन मेक डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई सबसेक्शन 6 की कि भाई हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई है तो हायर डिग्निटरीज मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों ही आकर अपनी कंप्लेंट मेड करेंगे? वो ऑब्वियसली पीपी को बता देंगे कि जाओ भाई हमारी बदनामी किसी ने करी है, तुम सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट मेड करो। तो लेकिन लेजिस्लेचर ने उनके राइट्स को भी बचा रखा कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ध्यान ना रही, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इतने अच्छे से काम ना कर रहा है अपना, मतलब वो और केसों में लगा पड़ा है और हायर डिग्निटरीज की बदनामी हुई पड़ी है, वो इस विषय में कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो हायर डिग्निटरीज की हमारे लेजिस्लेचर ने राइट दे दी, अधिकार दे दी कि भाई सेक्शन 222 में कुछ भी लिखा हो, कोई भी अधिकार आपका अफेक्ट नहीं होगा, आप भी कंप्लेंट मेड कर सकते हो सीधे जाके। पर अब आप कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाओगे, सीधा आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, ये भी बता दिया। ठीक है, और इसी से हमें रूल्स देखने को मिलते हैं किससे? सबसेक्शन 6 से। जो इसमें वर्ड लिखा हो ना, टू मे नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन, दो ये ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम लिखा हो ना, तो इसी से हमें पता लग जाता है कि इसमें हायर डिग्निटरीज भी शामिल हैं, और इसमें प्राइवेट पर्सन भी शामिल हो गया है अब। ठीक है, सबसेक्शन 5 तक तो प्राइवेट पर्सन का कोई भी नहीं बता रखा था कि डिफेमेशन की वो कैसे जाकर क्या करेगा, लेकिन सबसेक्शन 6 में बता दिया कि भाई प्राइवेट पर्सन भी मैजिस्ट्रेट के पास ही जाकर कंप्लेंट करेगा डिफेमेशन अगर उसकी हुई है तो, बदनामी उसकी हुई तो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 222। ठीक है, और इसके मैंने आपको सारे सबसेक्शन करा दिए हैं। तो इसी के तहत हमारा जो चैप्टर 15 है ना, चैप्टर 15 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो पूरा हो गया आज। ठीक है, और मैंने आपको आज कौन से, आज तो हमने 220, 221 और 222 3 प्रावधान पढ़े हैं, पर अब हमारे पास 25 मिनट्स की हमारी क्लास हो रही, तो हम चैप्टर 16 है जो कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त कैसे दी जाएगी, तो वो आप शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारे सेक्शन 223 टू सेक्शन 226 है। ठीक है, 223 टू सेक्शन 226 है हमारे चैप्टर 16 में कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट में। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं आज, और 25 मिनट हमारी बची हुई, तो जितने हमसे होते हैं वो सारे कर लेंगे। अब जो चैप्टर 16 है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 223 टू सेक्शन 226 है। जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स है ना, ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स है जो हम सुनते आ रहे हैं कि सेक्शन 210 के जो कोग्निजेंस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, वो सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 के क्लोज ए के तहत कंप्लेंट पे ले लेते हैं, तो वही ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख भी लेंगे सेक्शन 210
सबसेक्शन 1 क्लोज ए, ठीक है। तो अब सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए हम चैप्टर 16 के बिल्कुल बगल में लिख लेंगे, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान कहां से लेंगे? अब हम जब हम क्रिमिनल कंप्लेंट डालते तो हम ये नहीं लिखते कि क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 223 ऑफ द BNSS, ठीक है, रेड विद सेक्शन फलाना फलाना ऑफ द BNS अगेंस्ट द अक्यूज्ड सो एंड सो। नहीं, ये नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ द भारतीय न्याय संहिता रेड विद सेक्शन 210 सबसेक्शन 1, ठीक है, क्लोज ए ऑफ द BNSS टू फॉर टेकिंग द कोग्निजेंस ऑन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो भाई हमेशा मजिस्ट्रेट साहब जब संज्ञान लेते हैं ना कंप्लेंट प्रोसीडिंग में, हमेशा सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पर ही संज्ञान लेंगे। वो कभी भी सेक्शन 223 तो वो तो प्रोसीजर बता रहा है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, सीधा कंप्लेनेंट की शिकायतकर्ता की एग्जामिनेशन बता रहा है सेक्शन 223। उसमें क्या बता रहा है? हम प्रे करेंगे ना, हम प्रे करेंगे मैजिस्ट्रेट को कि क्या प्रे करेंगे कि आप संज्ञान लीजिए। और संज्ञान किस में लिया जाता है? कंप्लेंट का, सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए BNSS के तहत। तो ये हमारा चैप्टर 16 में मेन, हम चैप्टर 16 से लिखा हुआ है ना हमारे BNSS की बेयर एक्ट में, उसके बिल्कुल साइड में हम सेक्शन 210, ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लोज ए कंप्लेंट जरूर लिख लेंगे, क्योंकि इसी के तहत ही कोग्निजेंस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब एक कंप्लेंट पर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 223 हम पढ़ते हैं, और इससे पहले हम कंप्लेंट, हमारी जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई थी, उसमें हमें कंप्लेंट की भी एक डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। तो हम वो भी लिख लेंगे यहाँ, सेक्शन क्या लिख लेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच, जो कि डेफिनेशन क्लोज है, वो कंप्लेंट की डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट हम ये लिख लेंगे। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो हम ये भी लिख लेंगे। और हम जो कंप्लेंट है, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच है जो BNSS का, उसके साइड में हम लिख लेंगे चैप्टर 16 हम लिख लेंगे, चैप्टर 16 हम लिख लेंगे, और उसमें हम लिख लेंगे सेक्शंस लिख लेंगे कि 223 से लेकर 226 में कंप्लेंट की प्रावधान दिए गए, प्रोसीजर दिए गए कि मैजिस्ट्रेट के सामने एक व्यक्ति कंप्लेंट करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड सेक्शन 223 मतलब कंप्लेंट प्रोसीडिंग को पढ़ना चालू करते हैं। तो दो तीन चीजें और बता देता हूं मैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बारे में आपको। देखो भाई, एक ऑफेंस होता है, इधर ऑफेंस होगा कोग्निजेबल ऑफेंस और इधर ऑफेंस होगा नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अगर कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो भाई FIR लॉज होगी, और अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो NCR कटेगी, ठीक है। अगर कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस ऑफिसर पावर रखते हैं कि वो विदाउट वारंट मैजिस्ट्रेट का दिखाए हुए अक्यूज को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो जहां भी मिले भारतवर्ष में, ठीक है। और नॉन कोग्निजेबल केस अगर NCR कटी तो भाई मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को रेफर कर देंगे मैजिस्ट्रेट के पास, और खुद एक पुलिस ऑफिसर चला जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट से ले आएंगे। तो अगर मान के चलो एक अपराध हुआ था और वो अपराध मान के चलो नॉन कॉग्निजेबल था, जिसमें पुलिस ऑफिसर भाई कोई भी शक्ति नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके, उसको वारंट दिखाना ही पड़ेगा अक्यूज को जब वो गिरफ्तार करेगा पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, मीनवाइल पुलिस ऑफिसर के पास जैसे ही इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट, ठीक है, विक्टिम इंफॉर्मेशन लेके जाता है तो पुलिस ऑफिसर डिनाई कर देता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डिनाई कर देता है that I will not entertain your complaint, it is wholly untrue, you are telling me lies, you are telling me sham stories, ठीक है। sham stories मतलब मनगढ़ंत कल्पनाएं बता रहे हो तुम, और तुम्हारे साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है। तो अब डिनाई कर दिया, किसने डिनाई कर दिया है? मैं ऐसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने डिनाई कर दिया, किसको डिनाई कर दिया है? ऑब्वियसली किसको कर दिया है? कंप्लेनेंट को, इन्फॉर्मेंट को, विक्टिम को, कि तेरी कंप्लेंट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि तेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब कंप्लेनेंट, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट के पास एक ही दरवाजा बचता है कि वो अप्रोच करे मैजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्टली, ठीक है, और उनके सामने क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन फलाना फलाना सो एंड सो जो कि उसके विरुद्ध हुए हैं उस अक्यूज के अगेंस्ट डाले, ठीक है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, ठीक है, इधर इट इज अ कोग्निजेबल केस और इधर इट इज अ नॉन कोग्निजेबल केस, और इधर इट इज अ FIR केस, इधर इट इज अ NCR केस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट नहीं लिखी, इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ठीक है। तो अब जो विक्टिम है या फिर जो कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, उसके पास एक ही रेमेडी बचती है, वो जाएगा कंप्लेंट लेकर, क्रिमिनल कंप्लेंट लेकर बनाकर ड्राफ्ट कर किसके पास जाएगा? सीधा का सीधा किसके पास जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और मैजिस्ट्रेट साहब को क्या बताएगा? सर
ये मैं अपनी कंप्लेंट लेके आया हूं, कृपया इस पे संज्ञान ले लीजिए मेरी बातें सुनकर। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 223 में। अब देखिए एग्जामिनेशन ऑफ अ कंप्लेनेंट, अब शिकायतकर्ता का एग्जामिनेशन, ठीक है, उसकी परीक्षा ली जाएगी। और कौन लेगा? ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट साहब। अब एक शिकायतकर्ता अपनी कंप्लेंट लिखकर मैजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जा रहा है, वो ही कंप्लेंट वो लिखकर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भी ले गया था, पर उसने तो उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन भी नहीं किया। पर अब जो शिकायतकर्ता जिसके विरुद्ध एक अपराध हुआ है या किसी के उस शिकायतकर्ता के जानने वाले के विरुद्ध कोई अपराध हुआ, तो वो कंप्लेंट लेके गया है किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। तो मैजिस्ट्रेट साहब उसका एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा लेंगे। तो अब देखिए सेक्शन 223 सबसेक्शन 1, अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन while taking cognizance of an offense on complaint, जिस मैजिस्ट्रेट साहब का क्षेत्रफल है और वो ही मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? while taking cognizance of an offense on a complaint, और वो मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले रहे हैं एक अपराध का कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है। मतलब कंप्लेंट क्या होगी? सीधा सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, कंप्लेंट पर संज्ञान ले रहे हैं। शैल तो मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट साहब के लिए, क्या है? शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, अब एग्जामिन करेंगे, परीक्षा लेंगे शपथ पर, किसकी? द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे, वो भी शपथ पर। एंड द विटनेस इज प्रेजेंट, और जो गवाह, जो विटनेसेस प्रेजेंट है ना, जो विटनेसेस प्रेजेंट है उनकी भी क्या करेंगे? वो उनको भी एग्जामिन कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। अगर शिकायतकर्ता अकेला है तो भाई शिकायतकर्ता को एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। एंड द विटनेस इज प्रेजेंट, अगर शिकायतकर्ता के साथ साथ कोई विटनेसेस, कोई गवाह भी आए हैं, ठीक है, जो शिकायतकर्ता के विरुद्ध जो अपराध हुआ है उसकी गवाही देने आए कि हाँ जी इसके विरुद्ध अपराध हुआ है और इसकी आप कंप्लेंट लिख लीजिए, हम गवाही दे रहे हैं, अगर कोई है तो इफ एनी भी लिखा हुआ है। एंड द विटनेस इज प्रेजेंट इफ एनी, शिकायतकर्ता को एग्जामिन करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ये तो मैंडेटरी है, शैल है। अगर साथ के साथ कोई विटनेस भी आया है शिकायतकर्ता के साथ, कंप्लेनेंट के साथ, ठीक है, जो मौजूद है कोर्ट में, अगर कोई है तो उसको भी एग्जामिन कर लेंगे साथ के साथ, अगर कोई नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, and the substance of such examination shall be reduced to writing, अब जो मैजिस्ट्रेट साहब ने शिकायत करता, ठीक है, जो सब्सटेंस, जो शिकायतकर्ता ने जो शपथ पर, ओथ पर मैजिस्ट्रेट साहब ने शिकायतकर्ता को, कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया, अब उसने भाई शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट ने कुछ बताया होगा, कुछ फैक्ट्स बताए होंगे, कुछ डिस्पोजिशंस दी होंगे, कुछ टेस्टिमनी दी होगी, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग, अब जो सब्सटेंस, जो कंप्लेनेंट या उसके जो विटनेसेस प्रेजेंट है वो कुछ सब्सटेंस, जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस बता रहे हैं, वो जो मैजिस्ट्रेट साहब उनको एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो लिखित में रिड्यूस कर ली जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, ठीक है, टू राइटिंग, एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, और साथ के साथ अब रिड्यूस टू राइटिंग, एग्जामिनेशन की सारी सब्सटेंस कर ली जाएगी, और उस एग्जामिनेशन जो हुआ है उसकी सब्सटेंस पर जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है ना, वो हस्ताक्षर भी करेगा, ठीक है, वो हस्ताक्षर भी करेगा, और शैल है, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। एंड द विटनेसेस, ठीक है, और जो विटनेसेस हैं वो भी हस्ताक्षर करेंगे अगर कोई है तो, देखिए, एंड ऑल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब भी जो एग्जामिनेशन उन्होंने एक शिकायतकर्ता की है तो मैजिस्ट्रेट साहब भी उस जो सब्सटेंस उन्होंने एग्जामिनेशन पे रिड्यूस टू राइटिंग करवाई है उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 223 का सबसेक्शन 1। तो सीधा सीधा इसमें ओथ पर बताया गया है। ओथ पर क्यों बताया गया है? कि भाई कोई भी शिकायत करता अगर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब के पास लिखित में कंप्लेंट लेके जाता है तो मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट रख तो लेंगे, लेकिन कहेंगे उसको एग्जामिनेशन करेंगे कंप्लेनेंट का कि हाँ भाई बताओ, तुम अपनी सारी बातें बता दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या है, और वो एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट की शपथ पर होगी। शपथ क्यों दिलाई जा रही है? क्योंकि अब शपथ दिला दी गई तो वो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलेगा ना और बाद में मैजिस्ट्रेट साहब को पता लग गया तो उल्टा उसी के ऊपर केस करवा देंगे मैजिस्ट्रेट साहब। इतना भी मैजिस्ट्रेट साहब पावर रखते हैं BNSS के तहत, ठीक है। इसीलिए शपथ ओथ की यहाँ पर कंपल्शन है, ठीक है, ओथ की इसलिए कंपल्शन है क्योंकि भाई कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने भाई कंप्लेंट लेके गया है और वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लेके गया है, और तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उसको ओथ पर कंप्लेनेंट को ओथ पर एग्जामिन करेंगे ताकि उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट आए जिम्मेवारी का कि भाई अब तू इधर उधर की बात मत बताइए, जो तेरे साथ सच्चाई हुई है ना वो बताइयो, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 223 सबसेक्शन 1, और सिर्फ कंप्लेनेंट को शिकायत करता कोई ओथ पे नहीं, जो उसके साथ गवाह मौजूद है ना, उसके साथ आए हैं, उनको भी वो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट साहब, उनको भी शपथ पर, उनको भी ओथ दिलाकर उनका एग्जामिनेशन करेगा, और फिर जो उन्होंने सब्सटेंस बताई कंप्लेनेंट ने और विटनेसेस ने, उस सब्सटेंस को रिड्यूस कर लिया जाएगा राइटिंग में, लिखित में, और सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा ली जाएंगे शिकायतकर्ता के भी और साथ साथ उन गवाहों के भी जिन्होंने सब्सटेंस बताई है मैजिस्ट्रेट साहब को एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ फिर मैजिस्ट्रेट साहब भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे उनकी सब्सटेंस पर, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन
223 का सबसेक्शन 1 ऑफ प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अब सेक्शन डबल 223 सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो 1 है उसमें क्या बताया गया है, नया ऐड किया गया है, पहले हमारे सीआरपीसी में नहीं था। प्रोवाइडेड नो कॉग्निजेंस ऑफेंस, बताया गया है कि कोई भी संज्ञान एक अपराध का, ठीक है, जो कंप्लेनेंट अपनी लिखित में शिकायत लेके आए, कोई भी संज्ञान मैजिस्ट्रेट साहब नहीं लेंगे एक अपराध का, ठीक है, शैल बी टेकन, तो मैंडेटरी है, वो नहीं लेंगे संज्ञान मैजिस्ट्रेट साहब। और क्यों नहीं लेंगे, बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अब जो एक कंप्लेनेंट जिस अक्यूज के विरुद्ध एक दरख्वास्त मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लेकर गया है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब को हमारे लेजिस्लेचर ने निर्देश दे दिया कि मैजिस्ट्रेट साहब आपके सामने एक दरख्वास्त आ तो गई है पर आप संज्ञान नहीं लेंगे। पर कब संज्ञान ले लेंगे, अक्यूज को, जो दोषी है, जिसको कि कंप्लेनेंट ने दर्ज किया हुआ है अपनी कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट की कॉपी में, ठीक है, तो उसको भी आप सुनेंगे और तभी आप संज्ञान लेंगे। तो अब क्या हमें देखने को मिलता है, BNSS के तहत, अब मान के चलो मेरे विरुद्ध कोई अपराध कमिट हुआ, अब पुलिस ऑफिसर ने मेरी कंप्लेंट रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं ली, पुलिस ऑफिसर कहते भाई आपके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ, आप पागल बना रहे हो, तो मैं भाई उठा के अपनी कंप्लेंट ले गया किसके पास, मैजिस्ट्रेट साहब के पास। मैजिस्ट्रेट साहब ने अब मेरा एग्जामिनेशन किया, ठीक है, मैंने सारी चीज बता दी, मैं कोई गवाह नहीं रह गया था, मैंने खुद अपनी सारी चीजें बता दी। तो अब क्या हुआ, और मैंने साइन कर दिया, जो मैंने एग्जामिनेशन जो सब्सटेंस मैंने बताई है ना, जो मैजिस्ट्रेट साहब ने लिखित में कर लिया, मैंने भी साइन कर दिए और फिर मैजिस्ट्रेट साहब ने भी साइन कर लिए। पर अब फिर भी मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान नहीं ले रहे, अपनी एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड लगा नहीं रहे, अपना लीगल माइंड उस कंप्लेंट पर लगा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अब वो लेजिस्लेचर के जो दिशा निर्देश उनको फॉलो करेंगे, वो अक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आजा, तू, तेरे विरुद्ध कंप्लेंट आई है और तू बता दे, अब तुम बता दो, क्या बता दो, तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी, मौका मिल रहा है कि तुम बताओ कि भाई क्यों मैं संज्ञान ना लूं। तो अब अक्यूज को सम्मन भेजा जाएगा, अब अक्यूज को सम्मन भेजा जाएगा कि हाँ बताओ भाई क्यों मैं संज्ञान ना लूं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। पहले सीआरपीसी में ये नहीं था, मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते थे, सीधा कंप्लेनेंट की जो भी सब्सटेंस रिकॉर्ड करी, कोई विटनेस आए उनकी रिकॉर्ड करी, मैजिस्ट्रेट साहब को संतोषजनक सा मतलब पूरा केस बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो वो सीधा सम्मन भेज देते थे या वारंट भेज देते थे अक्यूज के पास, तो उसको लाया जाता था या फिर पुलिस ऑफिसर लेके आते थे। उसको पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, फिर वो जब उसको लेके आने के बाद ही उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, ठीक है, उसके ऊपर फिर चार्ज वगैरह फ्रेम होते थे। तो अब लेकिन हमारा जो प्रोवाइजो 1 है उसमें साफ साफ बता दिया, लेजिस्लेचर ने दिशा निर्देश दे दिए कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो कंप्लेंट गई है ना, कंप्लेंट तो चलो गई है, कंप्लेनेंट को भी उन्होंने एग्जामिनेशन कर लिया, कंप्लेनेंट ने साइन कर दिया, मैजिस्ट्रेट साहब ने भी साइन कर ली, पर अब भी संज्ञान नहीं लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब। और कब लेंगे, अक्यूज को एक मौका देंगे तभी संज्ञान लेंगे, ठीक है, अक्यूज को एक मौका देंगे कि भाई तेरे विरुद्ध कंप्लेंट आई, आकर बता दे कोर्ट में कि तूने क्या क्या किया था, तूने किया भी है नहीं किया। तो अब वो आएगा और बताएगा कि हाँ जी मैंने कुछ किया था, इत्तफाकन हुआ था, कैसे भी हुआ था, या वो कहेगा नहीं किया था मैंने, तो भाई नहीं किया था, तो थोड़े बहुत प्रिलिमिनरी अपने बता, ठीक है, तो ये होगा। तो ये प्रोवाइजो 1 इंपॉर्टेंट है, भर भर के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मेरे को, ठीक है, कि पहले सीआरपीसी में ये नहीं था, पहले तो सीधा एग्जामिनेशन हुई कंप्लेनेंट की, विटनेसेस की, उसके तो मैजिस्ट्रेट साहब ने सीधा सम्मन भेज दिया, ठीक है। पर अब मैजिस्ट्रेट साहब अपॉर्चुनिटी देंगे अक्यूज को, उसको सुनने का मौका देंगे कि आजा भाई बता, ठीक है, कि तेरे साथ तूने क्या किया, इसके साथ कुछ किया भी है कंप्लेंट के साथ या नहीं किया, तो अपॉर्चुनिटी देंगे अक्यूज को, तभी अगर मैजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट होंगे तभी अब क्या किया जाएगा, तभी अब संज्ञान लिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट साहब अभी तब संज्ञान लेंगे एक कंप्लेंट पर, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 2 देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, तो बताया गया है कि दरख्वास्त जब जो कंप्लेंट है वो लिखित में मेड की गई है, ठीक है। देखिए, द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन करें। मतलब अगर कंप्लेंट लिखित में मेड की गई है, तो अब जरूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट इसको कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन करे, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट राइटिंग में किसने मेड की है, इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज मेड अ कंप्लेंट, अगर एक सरकारी कर्मचारी ने, एक सरकारी नौकर ने, या फिर एक अदालत ने कंप्लेंट अगर मेड किया ना, दरख्वास्त मेड किया, तो अब उनका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब सरकारी कर्मचारी ने, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट ने जो अपने
अपने दायित्व को, ऑफिशियल ड्यूटीज को, अपने ऑफिशियल दायित्व को डिस्चार्ज करते हुए उसने कोई कंप्लेंट, मतलब उसके साथ कोई, मतलब एक मान के चलो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ठीक है, मोहित डागर सरकारी कर्मचारी है मान के चलो, और अब मैं एक कंप्लेंट भेजता हूँ कोर्ट में लिखित में, ठीक है, तो अब कोर्ट मेरे को बुला के मेरे को एग्जामिन नहीं करेगा क्योंकि लिखा हुआ है प्रोवाइजो 2 में, क्योंकि अगर लिखित में ही कंप्लेंट एक सरकारी कर्मचारी ने या फिर एक अदालत ने आपके पास भेजी है ना मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो अब उनको आप एग्जामिन नहीं करोगे, ठीक है, तो उनको आप एग्जामिन नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए उनको नहीं, पब्लिक सर्वेंट को नहीं, कंप्लेनेंट को भी नहीं, और ना तो कोर्ट को और ना तो उनके विटनेसेस को, उनको गवाहों को, ठीक है। और देखिए अब बी, इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212, अगर एक मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, केस को मेक ओवर कर देते हैं, केस को मेक ओवर कर देते हैं फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, किस चीज के लिए, इंक्वायरी या फिर ट्रायल चलाने के लिए, ठीक है, टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212, सेक्शन 212 बी एंड डबल एस के तहत मैजिस्ट्रेट साहब केस को, एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर कर देता है इंक्वायरी और ट्रायल चलाने के लिए, ठीक है। तो भी क्या होगा, अब क्या होगा, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास केस मेक ओवर होके आया, मतलब केस आया है, ठीक है। और ये भी ऑब्वियसली, ये भी इंप्लाइड है, इसमें भी क्या है, ऑब्वियसली इसमें भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट का ही वो केस है जो मेक ओवर हुआ है, तो भी वो जो जिस मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर किया गया वो भी कंप्लेंट अगर राइटिंग में है और सरकारी कर्मचारी ने दिया है, कोर्ट में दिया, तो उनको भी एग्जामिन नहीं करेगा कोर्ट और सरकारी कर्मचारी को, ना ही तो उनके विटनेसेस को, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज बी। अब इसका क्लोज बी का भी एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर the case to another magistrate under section 212 after examine the complainant and the witnesses, the later magistrate need not re-examine them। तो अब क्या बताया गया है, ये जो प्रोवाइजो, जो क्लोज बी का प्रोवाइजो ने प्राइवेट पर्संस के लिए है, ये प्राइवेट पर्संस के लिए क्या बताया गया है, सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो 2 है ना, और जो प्रोवाइजो 2 का क्लोज बी है, और क्लोज बी का भी एक प्रोवाइजो है, वो सीधा प्राइवेट पर्सन के लिए क्या है, प्रोवाइड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट, तो बताया गया है कि एक मैजिस्ट्रेट ने केस को, कंप्लेंट को मेक ओवर कर दिया दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास, मतलब मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मैजिस्ट्रेट मोहित ने ही अपने गुड़गांव की जुरिडिक्शन में मैजिस्ट्रेट रोहित को केस मेक ओवर कर दिया कि भाई आप इंक्वायरी ट्रायल चलाओ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अंडर सेक्शन 212 के तहत मैंने मेक ओवर किया रोहित को, अब देखिए आफ्टर एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, और मैजिस्ट्रेट मोहित ने, जो उसके पास एक प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेंट मेड की थी, तो मैंने उस प्राइवेट व्यक्ति को भी एग्जामिन कर लिया और उसके विटनेसेस को भी कर लिया, तो अब उसके बाद आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस मैंने केस को मेक ओवर कर दिया, तो अब जिसके पास मैंने मैजिस्ट्रेट रोहित को जो मैंने केस भेजा है ना, तो अब जो मैजिस्ट्रेट रोहित है वो उन कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को दोबारा एग्जामिन, उनकी परीक्षा नहीं लेगा, भाई ले लिया किसने, मैजिस्ट्रेट मोहित ने, ठीक है। एक कंप्लेनेंट है जो कि सरकारी कर्मचारी भी नहीं है ना तो कोर्ट है, ठीक है, उसने मेरे कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट मोहित के कोर्ट में एक कंप्लेनेंट ने दरख्वास्त मेड की, कंप्लेंट मेड की, अब तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा, संज्ञान तो बाद में लूंगा मैं, वो प्रोवाइजो 1 बार लगा रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा क्या किया, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस की परीक्षा ले ली, ठीक है, एग्जामिन कर लिया उनको कि भाई मैटर है क्या, उसके बारे में पूछ लिया, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दे दी, तो अब क्या होगा, एग्जामिनेशन का मतलब होता है चीफ कर लिया, ठीक है, चीफ कर लिया। चीफ क्या होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चीफ पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 दिन से मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लास नहीं ले रहा हूं, अब चीफ वाले टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने मोहित मैजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेनेंट ने, जिस कंप्लेनेंट ने मेरे कोर्ट में कंप्लेंट मेड की थी, मैंने उसको कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस जो आए हुए हैं उनको एग्जामिन कर लिया, उनका चीफ ले लिया, तो अब मैंने मेक ओवर कर दिया दूसरे मैजिस्ट्रेट रोहित के पास उसी केस को, सेक्शन 212 बी एंड डबल एस के तहत उसको मेक ओवर कर दिया मैजिस्ट्रेट रोहित को इंक्वायरी ट्रायल चलाने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैजिस्ट्रेट रोहित है ना, वो दोबारा, जो मैजिस्ट्रेट मोहित ने कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन कर ली थी, दोबारा री एग्जामिन नहीं करेगा उनको, ठीक है, बार लगी हुई है उस पर भी, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 223 का सबसेक्शन 1, ठीक है। और इसमें साफ साफ ये क्यों लिखा हुआ है कि इंक्वायरी और ट्रायल चलाने के लिए सेक्शन 212 में एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर कर देगा। अब जो क्या कंप्लेनेंट की अगर एक मैजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन, विटनेस की एग्जामिनेशन कर ली है, तो क्या वो इंक्वायरी और ट्रायल में नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो प्रिलिमिनरी स्टेज है, वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। इंक्वायरी और ट्रायल तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, इससे पहले ही डायरेक्शंस दी हुई है हमारे लेजिस्लेचर ने कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब आपके पास अगर कंप्लेंट मेड हुई है तो आप सीधा कंप्लेनेंट को या फिर उसके साथ कोई गवाह अगर मौजूद है कोर्ट में तो उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करवा लोगे। और अगर आप फिर संतुष्ट हो जाते हो तो आप क्या करोगे, या तो खुद ट्राई कर लो, इंक्वायरी ट्राई चला लो, या फिर आप किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 212 में बी एंड डबल के तहत मेक ओवर कर दो।
तो अगर वो जिस मजिस्ट्रेट के पास आपने मेक ओवर किया, वो मजिस्ट्रेट दोबारा उस कंप्लेंट को एग्जामिन नहीं करेगा, उसका एग्जामिनेशन चीफ दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 223 का सब सेक्शन 1। अब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 2। A magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in the course of the discharge of his official functions or duties unless, तो अब क्या बताया गया है, A magistrate shall not take cognizance on a complaint, तो अब जो मजिस्ट्रेट साहब है वो संज्ञान नहीं लेंगे जब मजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट आई है, एक मजिस्ट्रेट साहब के पास किसी व्यक्ति ने कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट मेड की है, तो अब मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान नहीं लेंगे उस कंप्लेंट पे। क्यों? अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि जो कंप्लेंट मेड हुई है ना वो एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आई है। अब देखिए, फॉर एनी ऑफेंस एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, और सरकारी कर्मचारी ने कोई अपराध किया है, और वो अपराध के आरोप कैसे लगेगा, उसने अपराध कैसे किया है, इन द कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शंस, जब वो सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिशियल दायित्व निभा रहा था ना, अपने कलर्स ऑफ द ऑफिस में था, उसके तहत उसने कोई अपराध कर दिया है, और उसी के तहत आरोप लग रहे हैं एक कंप्लेंट के द्वारा कि सरकारी कर्मचारी ने तो ये कर दिया, ये अपराध कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कोर्ट को साफ साफ दिख रहा है कि भाई सरकारी कर्मचारी ने ये जो कार्य किया है, ये जो एक्ट किया है, या जो ये ओमिशन किया है, जिसकी वजह से एक अपराध इस कंप्लेंट को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब वो सरकारी कर्मचारी ने अपने ऑफिशियल दायित्व के तहत किया है, ठीक है। तो अब कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। पर देखिए, और ड्यूटीज अनलेस, पर कब ले लेगा, देखिए कोर्ट संज्ञान सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी ले लेगा, अनलेस के बाद एक्सेप्शन दी गई है। ए देखिए, सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अब जो सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध एक मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट मेड की गई है, उस सरकारी कर्मचारी को मजिस्ट्रेट साहब अपॉर्चुनिटी, मौका देंगे, ठीक है, टू मेक असर्शन, कि वो भी अपनी बात बताए, ठीक है। एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो अलेज्ड, वो अपनी बात बताए, सरकारी कर्मचारी असर्शंस दे, अपनी बात बताए, अपने भी बोल बोले कि क्या वो सिचुएशन, क्या वो हालात हो गए थे जो कि इस इंसिडेंट के रिजल्ट्स तक आए हैं, ठीक है। अब क्लोज बी, a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to such public servant is received, तो अब जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध एक कंप्लेंट मेड हुई है, तो उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोर्ट संज्ञान तो नहीं लेगा, कोई भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान तो नहीं लेगा, पर अगर उसी सरकारी कर्मचारी के कोई सुपीरियर ऑफिसर की कोई रिपोर्ट आ गई ना कोर्ट में, और वो कोर्ट की जो ऑफिसर सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट बता रही है कोर्ट को, क्या बता रही है कि इस रिपोर्ट में यह बता रही है कि भाई सरकारी कर्मचारी ने ऐसे ऐसे ये तथ्य हैं और ये हालात है, इसके तहत इन्होंने अपराध किया है, तो ही संज्ञान लिया जाएगा किसके द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा उस पब्लिक सर्वेंट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 223 का सब सेक्शन 2, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पब्लिक सर्वेंट की बात बताता है कि बार लगी हुई है, वैसे तो संज्ञान नहीं ले सकते, बार लगी हुई है, पर अब क्या होगा अगर क्लोज ए और बी में केस फॉल कर गए, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब सरकारी कर्मचारी पर भी संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 223 ऑफ द बी एंड डबल एस, ठीक है, 223 ऑफ द बी एंड डबल एस, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आज का हमारा आखिरी प्रावधान सेक्शन 224 ऑफ द बी एंड डबल एस, जो कि बताता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। तो सेक्शन जो 224 है वो क्या बताता है, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट, तो प्रक्रिया बताता है जो मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा क्या करी जाएगी, नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस, एक मैजिस्ट्रेट साहब सक्षम ही नहीं है एक केस का, ठीक है, संज्ञान लेने के लिए, ठीक है। वो संज्ञान लेने के लिए सक्षम तो सारे मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, सिवाय छोड़ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, पर एक मैजिस्ट्रेट साहब जिनके पास कंप्लेंट आई है, अब वो कंप्लेंट का संज्ञान नहीं ले सकते, तो उसी का प्रोसीजर बताया गया कि अब वो जो इनकॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट हैं तो वो क्या प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए सेक्शन 224 आज का हमारा आखिरी प्रावधान है, बॉडी पढ़ रहा हूं मैं, सेक्शन 224 बी एंड डबल एस की देखिए, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, अगर एक कंप्लेंट ने एक दरख्वास्त मेड की है एक उस मैजिस्ट्रेट को, जो मैजिस्ट्रेट असक्षम है, वो सक्षम ही नहीं है कि वो कॉग्निजेंस एक अपराध का कॉग्निजेंस ले सके। मतलब एक अपराध हुआ है मान के चलो गुड़गांव में, अब गुड़गांव में जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है ना, उसने खूब घोड़े दौड़ा लिए, पुलिस वालों को खूब एप्लीकेशन वगैरह खूब लिख के देख ली, कोई भी उन्होंने कुछ भी स्टेप नहीं लिया। अब वो जाता है क्या करता है, वो गुड़गांव की कोर्ट में नहीं करता कंप्लेंट फाइल मैजिस्ट्रेट को, वो रेवाड़ी के कोर्ट में चला जाता है। तो अब रेवाड़ी वाला कोर्ट क्या हुआ भाई, अपराध ऑफेंस गुड़गांव के जुरिडिक्शन में हुआ है, एक व्यक्ति अब रेवाड़ी में केस फाइल करा, तो अब क्या होगा भाई, रेवाड़ी वाला जो मैजिस्ट्रेट है वो असक्षम है, वो संज्ञान नहीं ले सकता उस अपराध का। अब देखिए ही शैल, तो अब वो रेवाड़ी वाला मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, देखिए ए, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, तो अगर दरख्वास्त लिखित में है तो वो क्या करेगा, देखिए रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट। तो जो इनकॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट है, वो जो मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस है,
ठीक है, ऑन ऑफ अदर ऑफेंस, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर कंप्लेंट उसके पास लिखित में आई है ना, तो कंप्लेंट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा किसको, उस कंप्लेंट को, और क्या कहेगा, प्रेजेंटेशन फॉर द प्रॉपर कोर्ट, कि आप प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, आप जो प्रॉपर कोर्ट है उसमें आप इस कंप्लेंट को प्रेजेंट करिए, ठीक है, विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। और तो अब इनकॉम्पिटेंट जो मजिस्ट्रेट था ना, मान के चलो हमारे एग्जांपल में भाई गुड़गांव में एक अपराध हुआ, अब कंप्लेनेंट ने जिसके विरुद्ध अपराध हुआ उसने खूब घोड़े दौड़ा लिए, कोई भी पुलिस स्टेशन वालों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कंप्लेंट नहीं लिखी। अब जो गुड़गांव का जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ था उसने गुड़गांव में केस फाइल नहीं किया, उसने रेवाड़ी में कर दिया। तो रेवाड़ी वाले कोर्ट ने क्या किया, जज मजिस्ट्रेट साहब ने, अगर गुड़गांव वाले व्यक्ति ने भाई कंप्लेंट रेवाड़ी वाले को, मजिस्ट्रेट को लिखित में दी थी, तो अब क्या किया, सीधा सीधा रेवाड़ी वाले मजिस्ट्रेट ने रिटर्न कर दी उस व्यक्ति की कंप्लेंट की, और क्या करे, क्या कहेगा, टू द प्रेजेंटेशन इन द प्रॉपर कोर्ट, कि आप प्रॉपर कोर्ट जो गुड़गांव का कोर्ट लगता है आप उसमें प्रेजेंट करिए, मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं आपके इस कंप्लेंट पे संज्ञान लेने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। अब जो रेवाड़ी वाले मैजिस्ट्रेट है ना, अब उस इफेक्ट में एक इंडोर्समेंट भी, एक एंट्री भी उस बिहाफ में, एक नोट भी डाल देंगे, एक ऑर्डर भी उस पर रख देंगे, ठीक है, कि भाई इस व्यक्ति ने गुड़गांव में इसके अपराध हुआ था, ये बता रहा है, एलेज कर रहा है, ठीक है, एक्यूजेशन लगा रहा है कि गुड़गांव में इसके विरुद्ध अपराध हुआ था, पर ये कंप्लेंट लेकर आ गए रेवाड़ी कोर्ट में, तो वो रेवाड़ी वाले मैजिस्ट्रेट उस पे उसकी कंप्लेंट पर एंडोर्समेंट लिख देंगे। क्या एंडोर्समेंट लिख लेंगे, कि मैं इस कंप्लेंट को रिटर्न कर रहा हूं क्योंकि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्लोज बी और क्या करेंगे, देखिए, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, अगर जो कंप्लेंट एक व्यक्ति ने इनकॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, जिसकी कोई लोकल जुरिडिक्शन नहीं है, उसके पास लिखित में नहीं दी, मौखिक रूप से चला गया, वो देखिए, डायरेक्ट द कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, तो अब वो निर्देश दे देंगे मैजिस्ट्रेट साहब जो कि इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो निर्देश दे देंगे कंप्लेनेंट को कि आप कंप्लेनेंट साहब एक प्रॉपर कोर्ट जो सही अदालत है ना, आप उसमें चली जाइए और आप वहां कंप्लेंट अपनी फाइल करवाइए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 2 to 4, ठीक है, BNSS का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है BNSS की। अब सेक्शन 2 to 4 में एक और मेन बात है, अब जो कंप्लेंट मेड करेगा ना एक व्यक्ति, अगर मान के चलो, जैसे मैं इस एग्जाम्पल में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है, एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है, कहां, गुड़गांव में अपराध हुआ है, ठीक है, तो अब व्यक्ति पुलिस को अप्रोच करेगा, ठीक है, पुलिस को अप्रोच करेगा, अगर कॉग्निजेबल अपराध हुआ तो भाई पुलिस उसको अप्रोच करेगी, वो पुलिस को अप्रोच करेगा कि भाई मेरी कंप्लेंट लिख लो, ठीक है, तो कॉग्निजेंस हुआ है तो वो पुलिस FIR लिखेगी, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो पुलिस NCR काटेगी। अगर मान के चलो उस व्यक्ति की पुलिस ने कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की, मतलब उसकी कोई भी पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी मतलब स्टार्ट ही नहीं करी, मतलब एक व्यक्ति के विरुद्ध गुड़गांव में मान के चलो अपराध हुआ, ठीक है, उसको थप्पड़ चट्टू मारे गए, 2-4 लात घूसे मारे गए, वो पुलिस के पास गया, पुलिस वालों ने मना कर दिया, हम तेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे, ठीक है, हम तेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे, तू जा, तो झूठा है, तेरे किसी ने लात घूसे कुछ नहीं मारे, तो अब क्या होगा, अब वो गुड़गांव वाले व्यक्ति जो पिटा है और अब पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करे, तो अब सीधा कंप्लेंट लेके जाएगा किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। अब वो गुड़गांव में पीटा, वो विक्टिम, उसका कॉज ऑफ एक्शन गुड़गांव में अरोज हुआ, तो वो गुड़गांव के कोर्ट में नहीं गया कंप्लेंट लेके, वो रेवाड़ी चला गया। देखो कैसा बुद्धू कंप्लेनेंट है। तो अब अगर वो कंप्लेंट लेके रेवाड़ी गया ना, तो रेवाड़ी वाला मैजिस्ट्रेट इनकॉम्पिटेंट है, वो असक्षम नहीं है, उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, वो ट्राई कर ही नहीं सकता उस केस को, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि अगर नॉन कोडिबल केस की कंप्लेंट दी गई है, ठीक है, तो वो ट्राई नहीं कर सकता, वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट है, ठीक है। कंप्लेंट लेके एक व्यक्ति राइटिंग में रेवाड़ी वाली मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो रहता गुड़गांव में पीटा उठा, विक्टिम सारा कांड उसके साथ गुड़गांव में हुआ है, और वो जा रेवाड़ी रहा कंप्लेंट फाइल करने, दरख्वास्त फाइल करने अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। तो रेवाड़ी वाला मैजिस्ट्रेट इनकॉम्पिटेंट है, वो उसको भेज देगा कि भाई आप जाओ गुड़गांव में प्रेजेंट करो इस कंप्लेंट को, प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा। और ऐसे अगर वो व्यक्ति वहां चला गया रेवाड़ी वाले कोर्ट में, गुड़गांव वाला, और लिखित में कंप्लेंट लिखा गया, तो उसको निर्देश कर देंगे कि भाई ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, तो आप जाइए कहां, आप उसको निर्देश कर दिया जाएगा कंप्लेंट को कि आप जाइए प्रॉपर कोर्ट में, वो रेवाड़ी वाला मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये होता है, तो यही होता है, ठीक है। तो अब मैं इसका मेन मतलब यही है सेक्शन 224 का, कि हमेशा जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग चालू करनी चाहिए वो हमेशा जो मैजिस्ट्रेट, जो इलाका मैजिस्ट्रेट है ना, जिसकी हदों में अपराध हुआ है, ठीक है भाई, कॉग्निजेबल अपराध हुआ तो भारतवर्ष में कहीं भी उसकी कंप्लेंट दे दो, पर अगर नॉन कॉग्निजेबल अपराध हुआ ना, तो असंज्ञेय अपराध हुआ, तो उसकी कंप्लेंट इलाका मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी उसके लोकल जुरिडिक्शन में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 to 4 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो इसी के तहत आज की हमारी क्लास खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन कौन से कराया आज, 220, 221, 222, ठीक है, 223 और 224। आज हमने 5 प्रावधान पढ़े BNSS के। अब सेक्शन 225 के बाद वाले प्रावधान हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 225 है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 16 का, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं आपकी मेरे ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट को हमेशा सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।